हाय फ्रेंड्स, मैं किरण वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स फिर से बताने वाली हूँ, जो कि जून महीने का करंट अफेयर्स है और ये जून महीने के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। और इस वीडियो में भी मैं आप सभी को जून महीने का करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ का वन लाइनर बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सभी का टाइम वेस्ट किए बिना ही मैं आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करती हूँ। और स्टार्ट करने से पहले एक और बात बोल देती हूँ मैं कि ये वीडियो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज का सबसे पहला करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ है या फिर कहाँ बनाया जा रहा है। तो कहाँ बनाया जा रहा है? सकरी ग्राम, रायपुर जिला में। कहाँ पर बनाया जा रहा है? सकरी ग्राम या फिर संकरी ग्राम, रायपुर जिले में बनाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी याद रखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा या फिर वृहद ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? रायपुर जिला, सकरी ग्राम में। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र है, इसके बारे में मैं कुछ आप सभी को बता देती हूँ कि इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत ये जो संयंत्र बनाया जा रहा है, इसके अंतर्गत प्रतिदिन 500 टन कचरे का निपटान किया जाएगा। ठीक है, और इस कचरे से क्या बनाया जाएगा? खाद बनाया जाएगा। और 6 मेगावाट बिजली भी उत्पादन करने की बात इसमें की गई है। कितना मेगावाट? 6 मेगावाट। ये जो कचरा है, इससे 6 मेगावाट बिजली की उत्पादन करने की भी बात की गई है। और ये जो संयंत्र बनाया जा रहा है वो कौन से मॉडल पर आधारित है? PPP। कौन से मॉडल पर? PPP मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल है उसके तहत ये बनाया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन से लघु वनोपज का संग्रहण किया गया है या फिर अभी किया जा रहा है? तो कौन से लघु वनोपज का सबसे अधिक संग्रहण किया जा रहा है? साल बीज का। किसका? साल बीज का। अब आगे चलिए, छत्तीसगढ़ में आदर्श थाना योजना की शुरुआत कब से की गई है? ठीक है, क्या छत्तीसगढ़ में आदर्श थाना योजना की शुरुआत कब से की गई है? तो ये 1 जुलाई 2020 से। कब से की गई है? 1 जुलाई 2020 से। आगे देखिए फ्रेंड्स, कुम्हराकोट छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? कुम्हराकोट छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? तो ये बस्तर जिला में स्थित है। ठीक है, और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि फ्रेंड्स, अभी बीच में एक आर्टिकल आया था जिसमें यह बताया गया है कि ये जो कुम्हराकोट स्थान है, इसे बस्तर दशहरा वन नाम से वन विभाग के द्वारा तैयार किया जा रहा है। किसके नाम से? बस्तर दशहरा वन, इसके नाम से ये जो कुम्हराकोट है, इसको जो वन विभाग है छत्तीसगढ़ का, उसके द्वारा इसे तैयार किया जा रहा है। मीन्स इसको फिर से हरा भरा किया जा रहा है। और ये कुम्हराकोट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। जब बस्तर में दशहरा होता है उस समय एक बस्तर का जो दशहरा है उसी में ही एक पर्व होता है जिसका नाम है बाहर रैनी। क्या नाम है? बाहर रैनी। तो उस दिन जो राज परिवार फैमिली के मेंबर होते हैं, है ना, किसके? राज परिवार के जो मेंबर होते हैं, मीन्स सदस्य होते हैं, वो नवाखानी का पर्व मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? यही कुम्हराकोट में। ठीक है, इसलिए ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि ये कहाँ है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो कुम्हराकोट या फिर कहीं कहीं इसे कुम्हड़कोट भी लिखा हुआ दिया रहता है, तो आप सभी कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। और ये कौन से जिले में स्थित है? ये बस्तर जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे किस नाम, मतलब इसका नाम क्या रखा गया है? बस्तर दशहरा वन, मीन्स बस्तर दशहरा वन के नाम से इसे विकसित किया जा रहा है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में PM ग्राम सड़क योजना के तहत कितने किलोमीटर लंबाई की प्लास्टिक से सड़क बनाई जाएगी? तो फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में PM ग्राम सड़क योजना के तहत 5612 किलोमीटर, कितना? 5612 किलोमीटर लंबाई की सड़क बनाई जाएगी। ठीक है, और ये किसके तहत बनाया जाएगा? ग्रीन टेक्नोलॉजी के तहत। किसके तहत? ग्रीन टेक्नोलॉजी के तहत। साथ ही ये किसने कौन से चरण में बनाया जाएगा? तीसरे चरण में। ठीक है, तीसरे चरण में 5612 किलोमीटर का सड़क बनाया जाएगा और ये ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बनाया जा रहा है। ठीक है, किसके अंतर्गत? ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, और ये जो योजना है PM ग्राम सड़क योजना के तहत प्लास्टिक से सड़क बनाने का, है ना, इसकी स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। क्या? पहला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। मीन्स छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इस योजना के तहत पूरी स्वीकृति प्राप्त कर दी है। ठीक है, मीन्स पूरी स्वीकृति क्या कर लिया? इसने प्राप्त कर लिया है।
ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलने चाह रही हूँ कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत प्लास्टिक से सड़क बनाने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ठीक है, अब आगे चलिए। छत्तीसगढ़ का पहला बैम्बू म्यूजियम कहाँ है? तो ये धमतरी जिले में है। और ये छत्तीसगढ़ का पहला बैम्बू मीन्स होता है बांस। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? बांस। ये छत्तीसगढ़ का सबसे पहला बैम्बू म्यूजियम होने के साथ ही यह सबसे बड़ा भी है, मीन्स सबसे बड़ा भी है और सबसे पहला भी है। और यहाँ 170 हेक्टेयर में 60 बांस की प्रजातियाँ हैं। कितने? 170 हेक्टेयर में 60 बांस की प्रजाति हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का पहला बैम्बू फॉरेस्ट या फिर बैम्बू म्यूजियम कहाँ है, तो आप सभी बताएंगे धमतरी। या फिर सबसे बड़ा बैम्बू फॉरेस्ट या फिर बैम्बू म्यूजियम कहाँ है बोलेगा तो धमतरी में है। ठीक है, तो दोनों का आंसर क्या होगा? धमतरी। आगे देखिए फ्रेंड्स, राज्य का पहला अल्पसंख्यक गर्ल्स हॉस्टल कहाँ बनाया जा रहा है? क्या राज्य का पहला अल्पसंख्यक गर्ल्स हॉस्टल कहाँ बनाया जा रहा है? रायपुर में। अल्पसंख्यक मतलब आप समझते होंगे जैसे जैन हो गया, है ना, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम, इन सबको किसके अंतर्गत गिना जाता है? अल्पसंख्यक के अंतर्गत गिना जाता है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, राज्य के कौन से जिले में बैम्बू पार्क स्थित है? आर्टिफिशियल। ठीक है, मीन्स राज्य के कौन से जिले में आर्टिफिशियल बैम्बू पार्क स्थित है? तो ये बिलासपुर जिले में स्थित है और ये 2nd नंबर का बैम्बू पार्क है। मीन्स धमतरी का जो म्यूजियम है बैम्बू म्यूजियम, उसके बाद ये छत्तीसगढ़ का दूसरे नंबर का जो बैम्बू म्यूजियम है वो बिलासपुर में ही स्थित है। और साथ ही जो बैम्बू पार्क है आर्टिफिशियल वो भी बिलासपुर जिले में ही स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी दोनों ही याद रखिए कि 2nd नंबर का जो बैम्बू म्यूजियम है वो बिलासपुर में स्थित है और साथ ही जो आर्टिफिशियल बैम्बू पार्क है वो भी बिलासपुर जिले में स्थित है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे हैं वेनेडियम धातु की मिश्रित पटरी बनाने के लिए रेलवे ने छत्तीसगढ़ के किस स्टील प्लांट से बात की है? तो कौन से स्टील प्लांट से बात की है? बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट। मीन्स भिलाई स्टील प्लांट में वेनेडियम धातु की मिश्रित पटरी बनाने के लिए रेलवे ने स्वीकृति दी है। ठीक है, तो ये जो वेनेडियम धातु की मिश्रित पटरी आखिर इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है फ्रेंड्स कि ये जो वेनेडियम धातु है एक्चुअली में बहुत ही ठोस होता है, मीन्स सख्त होता है। और साथ ही ये जो वेनेडियम धातु है इसकी जो कार्य अवधि है, बोलना चाहिए जैसे जो नॉर्मल पटरी है उसकी अपेक्षा ये जो चलेगा, मीन्स इसकी जो कार्य अवधि होगी वो दुगुनी होती है। मीन्स मान के चलो अगर कोई नॉर्मल पटरी है अगर वो 2 साल तक चलता है अच्छे से तो ये 4 साल तक चलेगा। ठीक है, मीन्स ये ज़्यादा टिकाऊ होता है। ठीक है, जो नॉर्मल जो पटरी होता है उससे ज़्यादा टिकाऊ बनेगा वेनेडियम धातु की जो पटरी होगी। ठीक है, और साथ ही ये जो है वेनेडियम धातु की पटरी ये किस लिए बनाया जा रहा है? हाई स्पीड की जो ट्रेनें होती हैं, किसके लिए? हाई स्पीड की जो ट्रेनें होती है उसके लिए ये बनाया जा रहा है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, मत्स्य बीज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो ठीक है, क्या मत्स्य बीज के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? तो 6वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है। ठीक है, आगे देखिए 2019-20 में छत्तीसगढ़ में कितना मानक फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है? 2019-20 में छत्तीसगढ़ में कितना मानक फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है? तो कितना किया गया है? 265 करोड़। कितना उत्पादन किया गया है? 265 करोड़। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए 2020-21 में छत्तीसगढ़ में कितना मानक मत्स्य बीज के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं क्या बताया कि 19-20 में कितना उत्पादन किया जा चुका है तो 265 करोड़। और अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2020-21 उसमें कितना मानक मत्स्य बीज का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 285 करोड़। कितना? 285 करोड़। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के किस संभाग में बायोटेक किसान हब की स्थापना की जाएगी? क्या छत्तीसगढ़ के किस संभाग में बायोटेक किसान हब की स्थापना की जाएगी? तो किस संभाग में? बस्तर संभाग में। जो केंद्र सरकार है उसके कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा, कौन से विभाग के द्वारा? कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा बस्तर संभाग के जो 7 जिले हैं वहां पर बायोटेक किसान हब की स्थापना की जाएगी। आप सभी मैं जो विभाग बताई हूँ इसे जरूर याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से विभाग के द्वारा कौन सी योजना स्टार्ट की गई है। तो कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, कौन सा विभाग? कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा बायोटेक किसान हब की स्थापना की जाएगी बस्तर
संभाग में। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, मैं थोड़ा सा नॉलेज दे देती हूँ आप सभी को कि ये जो बस्तर संभाग है इसके 7 जिलों के अंतर्गत, ठीक है, प्रत्येक जिले के 5-5 गांव से 10-10 किसानों का चयन किया जाएगा। क्या? प्रत्येक जिले के 5 गांव से 10-10 किसानों का चयन किया जाएगा। मीन्स टोटल 350 किसान हो जाएंगे, ठीक है। ये जो योजना है फ्रेंड्स, कौन सा बायोटेक किसान है, इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, ये जो किसान चयनित किया जाएगा है ना, कितना 350 किसान, इनके 1 एकड़ जमीन में प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए आय का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। कितना? 2 लाख रुपए आय प्रतिवर्ष का लक्ष्य रखा गया है। अब आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में कोको की खेती की जाती है। कोको मीन्स नारियल, क्या? नारियल। तो छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में कोको की खेती की जाएगी। कौन से जिले में? कोंडागांव जिले में। और आप सभी को मैं एक और नॉलेज दे देती हूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा कोको की खेती कहाँ पर होती है या फिर कोको का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो केरल राज्य में होता है। कौन से राज्य में होता है? केरल राज्य में होता है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, कर्मघोघा जलप्रपात कहाँ है। क्या? कर्मघोघा जलप्रपात कहाँ है, तो ये कोरिया जिले में है। अभी मैं 2-3 जलप्रपात आप सभी को बताने वाली हूँ जो कि न्यूज़ आर्टिकल में आया हुआ है, तो हो सकता है इनमें से कोई भी जो जलप्रपात है वो आप सभी के जो आने वाली एग्जाम है उसमें पूछ दे। तो जो कर्मघोघा जलप्रपात है वो कोरिया जिले में स्थित है। और यहीं पर एक जो धाम है, मीन्स धाम बोलने से जो पर्यटक स्थल है या फिर धार्मिक स्थल है वो भी है, उसका नाम क्या है? कर्मघोघेश्वर धाम। क्या नाम है? कर्मघोघेश्वर धाम, ठीक है। तो कर्मघोघा जलप्रपात कोरिया जिले में स्थित है और वहीं पर क्या है? कर्मघोघेश्वर धाम है। दूसरा देखिए, बूढ़ा राजा जलप्रपात। बूढ़ा राजा जलप्रपात, ये जो बूढ़ा राजा जलप्रपात है वो गरियाबंद जिले के मैनपुर में स्थित है। गरियाबंद जिले के मैनपुर में स्थित है। और कर्मघोघा कोरिया में, कर्मघोघा कोरिया में, ठीक है। और जो बूढ़ा राजा है वो मैनपुर में, बूढ़ा राजा मैनपुर में, ठीक है। कुएमारी जलप्रपात, जो कुएमारी जलप्रपात है वो कोंडागांव जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? कोंडागांव जिले में स्थित है। केशकाल जो घाटी है उधर ही, ठीक है। किधर? केशकाल जो घाटी है वहीं पर ये स्थित है, कुएमारी जलप्रपात कोंडागांव में। तो एक बार फिर से सुनिए, कर्मघोघा कोरिया जिले में, बूढ़ा राव जो है मैनपुर गरियाबंद में, कुएमारी जो है कोंडागांव में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलिए, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना की शुरुआत कब से की गई है, तो 19 जून 2020 से मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना की शुरुआत की गई है फ्रेंड्स। कब से? एक बार फिर से सुनिए, किसकी शुरुआत? मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना की शुरुआत 19 जून 2020 से की गई है। इसका उद्देश्य है शासकीय भवन, कार्यालय और जो सार्वजनिक स्थल है उनको 12मासी सड़कों से जोड़ना। क्या? 12मासी सड़कों से जोड़ना, ठीक है। क्या उद्देश्य है? जो भी शासकीय भवन है या फिर कार्यालय है या फिर सार्वजनिक स्थल है उसको 12मासी सड़कों से जोड़ना। किससे? 12मासी जो सड़क होते हैं उससे जोड़ना, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका उद्देश्य है। इसके अंतर्गत 1116 कार्य करवाए जाएंगे, ठीक है। अब कौन सा कार्य करवाया जाएगा इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन 1116 कार्य करवाया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सभी याद रखिए कि मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के अंतर्गत क्या करवाया जाएगा? जो शासकीय भवन है, कार्यालय है और जो सार्वजनिक स्थल है उसको 12मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। फ्रेंड्स, 12मासी सड़क मतलब ये होता है जो पहले से सड़क बना हुआ है ना, गांव गांव में जो सड़क बना हुआ है ना, उसको जो शासकीय कार्यालय है या फिर जो सार्वजनिक स्थल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है उससे जोड़ना। क्योंकि कई स्थल ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी सड़क है ही नहीं, है ना। जो गांव में सड़कें बनी है 12मासी सड़कें वो जुड़ी ही नहीं हुई है, तो जो लोग होते हैं उनको जाने में दिक्कत होती है। इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार की कौन सी योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने एक योजना लॉन्च किया था अभी कुछ समय पहले 20 जून 2020 को, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। क्या? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ठीक है। इसके तहत क्या किया गया है, जो जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि कोरोना महामारी जब आया तो जो प्रवासी मजदूर बाहर गए हुए थे वो अपने राज्य में वापस आए, लेकिन उनके पास कुछ काम नहीं था, मतलब काम नहीं है ना। तो इसके लिए जो केंद्र सरकार है उन्होंने क्या किया, एक योजना निकाला 20 जून को, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। क्या? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान।
तो इसके अंतर्गत क्या करेगी, जो प्रधानमंत्री मतलब जो भी गांव में जो भी लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर वापस आए अपने गांव में, उनको उनके ही गांव में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, क्या कराया जाएगा, रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन इसके तहत छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से बहुत ही विवादित रहा है ना, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो सरकार है, केंद्र सरकार, वहाँ पे किसी और पार्टी का गवर्नमेंट है, और जो राज्य सरकार है यहाँ पर किसी और पार्टी का गवर्नमेंट है, इसलिए ऐसा किया गया है, ऐसा कुछ विवाद हुआ है, इसलिए आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हालांकि छत्तीसगढ़ इसमें शामिल नहीं है, फिर भी आप सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसमें कितने राज्यों को शामिल किया गया ये भी बता देती हूँ मैं। तो इसके अंतर्गत 6 राज्यों को शामिल किया गया और 6 राज्यों के 116 जिलों को शामिल किया गया है। 6 राज्यों के 116 जिलों को शामिल किया गया है। और वो राज्य कौन कौन से, एक बार सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ के जो पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। कौन कौन से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। और साथ ही बिहार और छत्तीसगढ़ से दूर का राज्य है राजस्थान। ठीक है, क्या, राजस्थान। ठीक है, तो ये 6 राज्य जो इसके अंतर्गत शामिल है। और सबसे ज्यादा बिहार के जो मतलब है, बिहार का जो जिला है वो शामिल है। ठीक है, अब आगे चलिए। तो मैं जो बताई हूँ उसे याद रखिए आगे बढ़ने से पहले कि जो केंद्र सरकार की कौन सी योजना है उसके अंतर्गत शामिल नहीं है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 को ये स्टार्ट किया गया है। अब आगे देखिए, राम वन गमन पथ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितना किलोमीटर लंबी सड़क कार्य योजना की निर्माण किया जाएगा। क्या, राम वन गमन पथ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितना किलोमीटर लंबी सड़क कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो कितना किलोमीटर लंबी सड़क, 2260 किलोमीटर। एक्चुअली में फ्रेंड्स आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार है, इसके द्वारा राम वन गमन पथ है ना, ये एक योजना लाया गया है, जिसके अंतर्गत श्री राम जी ने जब वनवास आए थे तो छत्तीसगढ़ के जिन जिन स्थलों से होकर गए उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। और साथ ही ये जो योजना है राम वन गमन पथ, इसके अंतर्गत जितने भी श्री राम जी से रिलेटेड जितने भी स्थल है उसको आपस में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। क्या की गई है, कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया है कि 2260 किलोमीटर का लंबी सड़क बनाया जाएगा। कितना, 2260 किलोमीटर का लंबा सड़क बनाया जाएगा, इन सभी स्थलों को आपस में जोड़ते हुए। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो 748 किलोमीटर का जो सड़क होगा वो नेशनल हाईवे के रूप में विकसित किया जाएगा। कितना, 748 किलोमीटर जो सड़क होगा वो नेशनल हाईवे के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आप सभी याद रखिए कि कितना किलोमीटर लंबा सड़क बनाया जाएगा, 2260 किलोमीटर, और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और साथ ही मैं आप सभी को ये भी बता देती हूँ कि राम वन गमन पथ के अंतर्गत 51 स्थल चिन्हांकित किया गया है। कितना, 51 जो स्थल है उसको चिन्हांकित किया गया है। लेकिन अभी प्रथम चरण में केवल 9 स्थलों को शामिल किया गया है। कितने स्थलों को, केवल 9 स्थलों को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत 2260 किलोमीटर का सड़क बनाया जाएगा। और इसके अंतर्गत 748 जो किलोमीटर सड़क है वो कैसा रहेगा, नेशनल हाईवे के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ, मैं अपने पिछले वीडियो में आप सभी को शहीद गणेश कुंजाम जी के बारे में बताई थी, लेकिन बताते वक्त मैं आप सभी को बोल देती भारत पाक गलवान घाटी, जो कि पाक नहीं है फ्रेंड्स, वो चाइना है। वो मेरे मुंह से निकल गया था, मैं ध्यान नहीं दे पाई उतने समय। वो एक्चुअली में भारत चीन जो गलवान घाटी क्षेत्र है वहां पर आप अभी क्या हुआ था, कुछ समय पहले जो भारत के सैनिक है और जो चाइना के सैनिक है उनके बीच थोड़ा सा झड़प हुआ था। क्योंकि जो चाइना के सैनिक है जो कि लद्दाख वाला एरिया है ना, कहाँ, जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख वाला एरिया है जिसके अंतर्गत अक्साई चीन वाला एरिया आता है, उसमें अंदर की ओर आ रहे थे जो चाइना वाले सैनिक थे वो, तो भारत और चाइना के जो सैनिक थे उनके बीच थोड़ा सा झड़प हुआ था। तो इसी में ही जो शहीद गणेश कुंजाम जी है उनका निधन हो गया, मीन्स वो शहीद हो गए। ठीक है, तो आप सभी याद रखिए कि वो भारत पाक नहीं था, वो भारत चाइना था। ठीक है, भारत चाइना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं गलती से बोल दी थी उसको, तो आप सभी उसमें सुधार कर लीजिए कि वो भारत पाक नहीं था, वो भारत चाइना था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फ्रेंड, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो अभी गांव पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो इसी के अंतर्गत जो गोधन न्याय योजना शुरुआत की गई है 20 जुलाई को, जिसकी घोषणा जून में ही कर दी गई थी, है ना। तो इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन क्या है,
गोधन न्याय योजना के तहत कितने गौठान को शामिल किया गया है? तो अभी प्रारंभ में गोधन न्याय योजना के तहत 2200 गौठान को शामिल किया गया है। क्या 2200 गौठान को शामिल किया गया है? और आप सभी जानते ही होंगे कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो गोबर की खरीदी करेगा। क्या करेगा? गोबर की खरीदी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में आप सभी को सौर सूजला योजना के तहत बताई थी कि कितने पंप का स्थापित किया जा चुका है छत्तीसगढ़ में। तो हो सकता है आप सभी से पूछ दे कि सौर सूजला योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो सौर सूजला योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था फ्रेंड्स? जो भी विद्युत विहीन खेत हैं वहाँ के किसानों को अंशदान पर सौर सिंचाई पंप स्थापित करना या फिर देना। ठीक है, विद्युत विहीन खेत मीन्स जहाँ पर बिजली का जो भी खंभा रहता है वो नहीं है ना, मीन्स वहां तक बिजली की लाइन नहीं गई है। तो ऐसे जो किसान हैं उनके खेतों में उन लोग को जो सौर सिंचाई पंप है वो उपलब्ध कराना अंशदान पर। अंशदान मीन्स कुछ पैसे लेकर किसानों से, क्योंकि ये जो योजना होती है मीन्स इस टाइप का जो भी योजना होता है उसमें अधिक खर्चा कौन उठाता है? सरकार उठाते हैं। ठीक है, और कुछ अंशदान जो है किसान को देना पड़ता है, तो उस पर ही सौर सिंचाई पंप स्थापित करने का ये लक्ष्य था। ठीक है, तो ये योजना किससे संबंधित है आप सभी को समझ में आ गया होगा। विद्युत विहीन खेतों में अंशदान पर सौर सिंचाई पंप स्थापित करना। और कब स्टार्ट किया गया? 2016 में। इसे आप सभी जरूर याद रखिए, हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दें। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना छत्तीसगढ़ में कब से लागू होगा? तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2020 से लागू होगा। कब से लागू होगा? 1 अगस्त 2020 से लागू होगा और पूरे भारत में 1 जनवरी 2021 से। कब से? 1 जनवरी 2021 से। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। भृंगराज पक्षी छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में मिलता है? कौन सा पक्षी? भृंगराज पक्षी, जिसे जंगल के पहरेदार या फिर कोतवाल पक्षी के रूप में भी जाना जाता है। कौन से पक्षी के रूप में? जंगल के पहरेदार या फिर कोतवाल पक्षी के रूप में भी जाना जाता है। और ये कौन से क्षेत्र में मिलता है फ्रेंड्स? ये अबूझमाड़ क्षेत्र की पहाड़ी में मिलता है। कहाँ पर? अबूझमाड़ क्षेत्र के पहाड़ी में मिलता है। और गोंडी भाषा में ये जो भृंगराज पक्षी है, कौन सा पक्षी? भृंगराज पक्षी, इसको पहाड़ डूड पिट्टे कहते हैं। क्या कहते हैं? पहाड़ डूड पिट्टे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, आगे मैं आप सभी को बताने वाली हूँ छत्तीसगढ़ का 1-2 और करंट अफेयर्स है जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगला है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता कितनी है? छत्तीसगढ़ में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता कितनी है? तो छत्तीसगढ़ में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता है 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। कितना? 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। कितना है फ्रेंड्स? 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। कितना? 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। इसके बाद अगला है, मैं आप सभी को इसको बता देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ को ई पंचायत पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार के द्वारा ई पंचायत पुरस्कार मिला है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 2nd नंबर का पुरस्कार मिला है। और किसके लिए मिला है इसे? आईसीटी के प्रयोग के लिए। किसके लिए? आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जो है उसे इस पंचायत पुरस्कार के अंतर्गत 2nd प्राइज मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 1 लाइनर करंट अफेयर्स आप सभी के लिए, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा काम आएगा फ्रेंड्स। तो आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू।